वही जय हिंद सब लोगों को। कैसे हो सब? आई होप कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, अच्छे से चल रहा होगा। एफ कैट भी अच्छा गया होगा, सीडीएस की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो यार देखो, नई खबर ये है कि डिफेंस उस्ताद जो है, यानी कि मैं और मेरे साथ जो पढ़ाते हैं, डिफेंस उस्ताद ने अब एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है चीता। चीता जो बैच है, ये सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के लिए है। ठीक है। तो भाई सीएपीएफ का एग्जाम कब है? सीएपीएफ का एग्जाम है 4 अगस्त 2024। तो अगर हम देखें अभी से, बैच आपका स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल, यानी कि टोटल मिला के 120 दिन का ये बैच होने वाला है। बेसिकली जब मैंने लॉन्च किया इस बैच को तो फिर कई लोगों ने पूछा कि सर एग्जैक्टली चीता का मतलब क्या है, हमने इस बैच का नाम चीता क्यों लिखा है, क्योंकि लोग अलग अलग तरह के नाम रखते हैं, है ना। तो देखो यार, डिफेंस उस्ताद में एक परंपरा रही है। परंपरा ये रही है कि मैं अपने सारे बैचेस का नाम जो होता है ना, वो उस कंसर्न्ड अकेडमी से, या फिर ये कह लीजिए कि उस कंसर्न्ड आर्म फोर्सेस की किसी मेजर बैटल से या लीडर से डिराइव्ड होता है। लाइक हमने पहले बैच का नाम बसंतर भी रखा हुआ है सीडीएस के लिए। बसंतर आपको पता होगा, बैटल ऑफ बसंतर के बारे में नहीं पता है तो गूगल कीजिए, है ना। सिमिलरली हमने जोजिला नाम भी रखा हुआ है। ठीक है, ये भी बैटल फील्ड के नाम पर है, जोजिला पास भी है। फिर हमारा कोहिमा भी आ जाता है। कोहिमा भी वही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडियन आर्मी की, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक मेजर बैटल फील्ड रह चुकी है। ठीक है। तो बेसिकली इसीलिए हमने जो नाम चीता, मैंने सोचा कि भाई चीता नाम होना चाहिए बैच का। तो भाई चीता नाम जो रखा गया है वो सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता के ऊपर रखा गया है। इनके बारे में आप डिटेल्स ले सकते हैं। 2018 के दौरान एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें इनको मल्टीपल वुंड्स हुए थे, गन शॉट्स हुए थे। उसके बाद जो रिकवरी उन्होंने दिखाई, जो रेजिलेंस उन्होंने दिखाया, इसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई सीएपीएफ का जो बैच होना चाहिए, इसका नाम चीता होना चाहिए। ठीक है। तो इनके बारे में हम डिटेल में एक अलग से वीडियो लेके आएंगे एंड दैट वी विल कवर आउट। अभी हम स्टार्ट करते हैं बैच के बारे में कि एग्जैक्टली इस बैच में क्या होने वाला है, क्या डिटेल्स है इस बैच की, सो दैट आप लोगों को पता चल चुके सारे के सारे सवालों के जो जवाब है वो इस एक आपकी वीडियो में आ जाए, है ना। हालांकि पीडीएफ जो है मैंने आप लोगों को अवेलेबल करा दी है, पीडीएफ और इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली जा चुकी है, बट अगेन कुछ डाउट्स लोगों के रहते हैं, उनको मैं डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ। तो देखो भाई, ये 120 डेज का कोर्स होने वाला है, 120 दिन का कोर्स है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के लिए, जो हमारा स्टार्ट होगा, जो हमारा एग्जाम है 4 अगस्त। ठीक है। ये जो बैच है ये आपका 1 अप्रैल से लेके 4 अगस्त तक रहेगा। लेकिन 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 इसके अंडर में होंगी लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस आपकी होंगी। लाइव क्लासेस के साथ साथ हर क्लास को रिकॉर्ड भी किया जाएगा, और रिकॉर्ड करने के बाद में आप लोगों के साथ इन क्लासेस को शेयर भी किया जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म जो है कि भाई क्लास कैसे रिकॉर्ड की जाती है, कैसे इसको बच्चों तक पहुंचाया जाता है, ये सब बताया जाता है जब आप बैच को ज्वाइन कर लेते हैं, तब उसके आफ्टर ज्वाइन। ठीक है। तो ये सिनेरियो है। लेकिन फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, ये आपको कब तक अवेलेबल रहेंगे? तो इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस आपको फुल ईयर के लिए रहेगा, यानी कि नेक्स्ट अटेम्प्ट CAPF 2025 तक इनका एक्सेस आप लोगों के पास रहेगा। आप कितनी बार भी, कहीं भी, कैसे भी इनको प्ले कर सकते हैं। ठीक है। क्लासेस कैसी रहेंगी? क्लासेस वैसी ही रहेंगी जैसा भाई मैंने अभी तक अपनी वीडियोस कवर की है, यानी कि मीडियम ऑफ डिलीवरी में हमारा पूरा पोर्शन रहेगा इंग्लिश। मैं पढ़ाऊंगा हिंदी प्लस इंग्लिश में मिक्स, लेकिन जो हमारा कंटेंट होगा, जो हमारे पीडीएफ नोट्स होंगे, वो आपके मिलेंगे आपको इंग्लिश में। हिंदी में कोई कंटेंट यानी कि पीडीएफ नोट्स वगैरह नहीं होंगे। मोड ऑफ लेक्चर, यानी कि लेक्चर कहाँ कंडक्ट किए जाते हैं? लेक्चर कंडक्ट किया जाएगा गूगल मीट के। ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक प्रीरिक्विजिट है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्लास के पीडीएफ के नोट्स हर टॉपिक के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है। हर टॉपिक के लिए ये रहता है। फिर हमारे पास क्यूएस यानी कि क्वेश्चन सॉल्विंग भी होती है, तो उसके लिए यूपीएससी लेवल का हमारे पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक भी है, जिसमें हमारे पास 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। उन क्वेश्चन की एक्सेस भी आपको शीट्स के तौर पे दी जाएंगी, उसमें क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ मिलेंगे।
फिर हमारे सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, यानी कि जैसे ही हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है हम उसकी मल्टीपल क्विजेस करेंगे। प्रैक्टिस शीट्स आपको थ्रू आउट द कोर्स मिलती रहेंगी, ठीक है, वीकली फोर्टनाइटली इनका भी रहता है। दूसरी बात, लेक्चर की ड्यूरेशन कितनी होती है। देखो भाई, लेक्चर की ड्यूरेशन तो वैसे तो वेरी करती है ना, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करती है, लेकिन हम टॉपिक से कुछ इस तरीके से कंबाइन करके रखते हैं कि एक लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो आपकी 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में, या फिर कई बार 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में होती है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो भाई, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले CAPM में होता है पेपर 1। पेपर 1 भाई होता है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, ये होता है भाई हमारा पेपर 1, ठीक है। अब जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस की बात की जाए, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले भाई इसमें आता है हमारा पॉलिटी। पॉलिटी के तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन एक एवरेज के तौर पे CAPF में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसको कवर करने के लिए हमें जो लगेंगे तकरीबन 12 लेक्चर्स मैक्सिमम लगेंगे। 12 लेक्चर्स में हम पूरा पॉलिटी लक्ष्मीकांत से और बाकी जो सोर्सेज है उनसे कवर कर लेंगे। फिर सेकंड भाई आता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कितना होता है, इकोनॉमिक्स में एवरेज 8 से 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि इसके लेक्चर्स को कंप्लीट करने के इसके लिए भी टोटल हमें 5 से 7 लेक्चर्स इसको कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे। फिर हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो 3 कंपोनेंट होते हैं। एंशियंट हिस्ट्री हो जाती है, एंशियंट के बाद में मेडिवल हो जाती है, और फिर उसके बाद में हमारे पास आती है मॉडर्न हिस्ट्री। 3 कंपोनेंट्स है, तीनों को मिला के कहा जाए तो 22 से 25 क्वेश्चन, सॉरी 22 से 25, नहीं 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 22 से 25 नहीं भाई, 18 से 20 जो है वो क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। यानी कि अगर हम लेक्चर्स की बात करें तो भाई 12 से लेके 15 लेक्चर्स के बीच में हम हिस्ट्री भी खत्म कर। फिर उसके बाद फिजिक्स को ले लिया जाए, केमिस्ट्री को ले लिया जाए और बायो को ले लिया जाए, तो इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस ईच आते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट से 10 से 12 क्वेश्चन तकरीबन आ ही जाते हैं। अब इनको कंप्लीट करने के लिए भी क्या लगेगा, जैसे बायो है, बायो के लिए आपके तकरीबन 5 से 6 लेक्चर्स हो जाएंगे, केमिस्ट्री के लिए भी 5 से 6 लेक्चर्स हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स के लिए तकरीबन 7 से 8 लेक्चर्स लग सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो भाई ये लेक्चर्स हमारे यहाँ पर हो गए, ठीक है, तकरीबन 32 क्वेश्चन इनसे बराबर आ जाते हैं, ये पोर्शन हो गया। फिर हमारा बचता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अराउंड 7 से 8 कैटेगरीज को देखा जाए, यानी कि नेशनल एंड डिफेंस, इंटरनेशनल, उसके बाद में स्पोर्ट्स आ जाती है, स्पोर्ट्स के बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाती है, फिर हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, एंड इकोनॉमी आ जाता है। तो ये कुछ भाई हमारे सेक्शंस रहते हैं जिनके हम मंथली करंट अफेयर्स मंथली शीट्स के द्वारा कवर करते हैं। इनकी क्लासेस यूट्यूब पर भी रहती हैं और सेपरेटली बैचेस में भी इनकी क्लासेस कंडक्ट मंथ के हिसाब से करवाई जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो रहता है वो रहता है भाई हमारा पेपर 1, यानी कि जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। तो भाई इसमें ओवरऑल एक लेक्चर की बेसिस पे देखा जाए तो इसमें ओवरऑल लेक्चर्स कितने होंगे, इसमें हमारे GS के लेक्चर्स जो हैं वो आप 60+ तो मान के चलिए, 60+ लेक्चर्स तो हमारे GS के आराम से होंगे ही होंगे, जिसके अंदर में थॉरोली हम सब कुछ कवर करवाएंगे। 60 भी नहीं, अराउंड 70+ हो जाए। और उसके बाद हम GS का एक सेक्शन भूल गए हैं, वो है हमारा क्वांट का और रीजनिंग। क्वांट और रीजनिंग ये देखा जाए तो भाई क्वांट के हमारे तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, और रीजनिंग के देखा जाए तो 3 से 5 क्वेश्चन तो रीजनिंग के भी आ जाते हैं। टोटल मिला के इनके क्वेश्चंस आपके 18 से लेकर 20 तक आ जाते हैं, और इनको कवर करने के लिए भी हमें तकरीबन 15 से 20 लेक्चर्स जो है वो लग जाए, ठीक है। तो ये पूरा हमारा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का सिनेरियो है। तो भाई इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, तो देखो भाई 1 अप्रैल से लेके अगर हम बात करते हैं 31 जुलाई की, क्योंकि एक्टिव क्लासेस आपकी इसी टाइम फ्रेम में होंगी, इतने में हमारे पड़ जाते हैं 18 हफ्ते। 18 हफ्ते में हम क्या करने वाले हैं, मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और उसके बाद में वीरवार यानी कि थर्सडे। थर्सडे को हमारी होगी जीके की क्लास, ठीक है। ये हमारी जीके की क्लास होने वाली है, यानी कि 4 टाइम्स अ वीक हम फोकस करेंगे सिर्फ जीके पे, यानी कि ये क्लास आपकी होगी सुबह 11 बजे, ठीक है।
11 बजे से ये क्लास आपकी सुबह चलेगी, 12, 12:30, 1 बजे तक चल सकती है। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता ही दिया भाई, क्या क्या सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं, थॉरोली कवर होंगे। उसके बाद इसका जो क्वांट और रीजनिंग वाला पोर्शन है वो हम कवर करेंगे। क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस जो है वो भी आपकी मंडे से लेके सैटरडे तक चलेंगी, यानी कि 6 टाइम्स अ वीक। एक हफ्ते में एक हफ्ते में 6 बार क्लासेस होगी, और ये रहेगी आपकी शाम को 8:30 बजे से। ठीक है। अब क्वांट के और रीजनिंग के बारे में आपको ये जान लेना जरूरी है कि क्वांट और रीजनिंग का जो पोर्शन है ये आपको एक सेपरेट टीचर के द्वारा करवाया जाएगा, और ये आपका अप्रैल 2024 में पूरा खत्म हो जाएगा। सेपरेट टीचर यानी कि आर्यन भदौरिया के द्वारा। आर्यन को आप सब लोग जानते ही हैं, आर्यन के लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं। आर्यन ने मल्टीपल टाइम्स एफकैट और सीडीएस जो है काफी अच्छी रीजनिंग के काफी अच्छे स्कोर के साथ में निकाला है। सीडीएस का मैथमेटिक्स आर्यन ने मेरे ख्याल से 4 बार उसका एग्जाम निकाला है, और एफकैट तो उसके सारे बार निकले ही हैं। इसके अलावा एसएससी वगैरह एग्जाम भी उसने निकाले हुए हैं। ही इज अ वेरी गुड फैकल्टी इन मैथमेटिक्स। तो आपका क्वांट और रीजनिंग का पोर्शन जो है वो अप्रैल में सारे लेक्चर्स तकरीबन अप्रैल में आपका खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये क्लासेस आपकी सिर्फ अप्रैल को ही चलेंगी शाम को 8:30 बजे। उसके बाद क्या होगा, ये तो भाई पोर्शन हमारा हो गया पूरा जीएस का। इस तरीके से हम पूरा जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का साइड बाय साइड चलते रहेंगे। ठीक है। अप्रैल में क्वांट खत्म हो गया, लेकिन ये जो क्लासेस है आपकी ये थ्रू आउट यानी कि 31 जुलाई तक चलेगी ही चलेगी। ठीक है। इसमें कोई कमी नहीं आने वाली, कमी तो इसमें भी नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंग्लिश क्लासेस, है ना। तो देखो भाई, इंग्लिश यानी कि ये आ जाता है भाई हमारा पेपर 2 का सेक्शन आ जाता है। ठीक है। पेपर 2 की प्रिपरेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि सीएमपीएफ में मोस्टली मैंने कई जगह देखा, कई सारे बैचेस को देखा मैंने, क्योंकि मैं एनालाइज कर रहा था कि मैं अपने बैच का स्ट्रक्चर कैसे रखूं। तो सीएमपीएफ प्लस सीडीएस की उन्होंने क्लासेस को मर्ज कर रखा था। मर्ज करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काफी हद तक पोर्शन दोनों का सेम ही है। लेकिन सीडीएस और सीएपीएफ को अगर हम कंपैरिजन करें, तो पेपर 1 को भी अगर कंपेयर करते हैं तो सीएपीएफ की स्टडी थोड़ा सा इन डेप्थ में चाहिए होती है। ठीक है। इतना सीडीएस की जगह मॉडरेट लेवल पे नहीं, लेकिन थोड़ा सा इन डेप्थ चाहिए होता है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताता हूँ, उसी को ध्यान में रखते हुए पेपर 1 हमने पूरा डिजाइन किया है कि पेपर 1 के जो सिलेबस है वो आपका सीडीएस से ज्यादा थॉरो रहेगा, है ना। अब अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 आपका होता है जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है। लेकिन इसमें आता क्या क्या है, इसमें बेसिकली आता है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है ऐसे का। ऐसे में आपको 6 क्वेश्चन, 6 ऐसेस दे रखे होते हैं। 4 ऐसेस हमें करने होते हैं। पहला सिनेरियो ये रहता है। दूसरा आपका होता है आर्ग्यूमेंट राइटिंग का। आर्ग्यूमेंट आपको लिखने पड़ते हैं फॉर एंड अगेंस्ट में। ठीक है। तकरीबन 2 आर्ग्यूमेंट आपको लिखने पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा इसमें आता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग रिपोर्ट राइटिंग भी तकरीबन आपको 2 लिखनी पड़ती है। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रिसाइज। ठीक है। ये भी भाई हमारा एक आता है। फिर उसका हमारा कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज आ जाता है। पैसेज आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आ जाते हैं। और 6th जो भाई हमारा होता है वो होता है ग्रामर का पोर्शन। तो ये जो ग्रामर का पोर्शन है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का कंपोनेंट भी आ जाता है। बेसिक ग्रामर हमारी पूरी की पूरी तकरीबन इसमें आई जाती है। बेसिक ग्रामर में मैं बोलूँ तो हमारा नाउन, प्रोनाउन, आपका वर्ब हो गया, आपके प्रीपोजिशंस हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए एंड ऑल, ये सब आ ही जाता है। इसके साथ साथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन टैग हो गया, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। ठीक है। इसमें हमारा फ्रेज राइटिंग जो है वो भी आ जाता है, करेक्ट सेंटेंसेस करने को भी आ जाता है। मतलब काफी सारा पोर्शन जो है वही हमारा वो ग्रामर का भी है। अब ये जो पेपर 2 होता है ना, ये पेपर 2 हमारा होता है डिस्क्रिप्टिव। पेपर 1 तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसका पैटर्न भी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा कि पेपर 1 का क्या पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कट ऑफ रहता है वगैरह वगैरह। मैं भी पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, है ना। तो पेपर 2 की जो मार्किंग वगैरह वही बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये जान लेना है कि पेपर 1 में होते हैं भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज, जैसे सीडीएस में पूछे जाते हैं। लेकिन पेपर 2 आपका इस हिसाब से सीडीएस से अलग होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका होता है डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर हमें एक्चुअली में लिखना पड़ता है ना। अब लिखना पड़ता है तो भाई यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। वैसे तो निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि हमका कंटेंट में कितना दम है वो देखा जाता है। ठीक है। तो कंटेंट जो आपको बनाना पड़ता है, जो ऐसे आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट, प्रिसाइज वगैरह करना पड़ता है, इसके लिए इनेबल आपको हम करेंगे।
यानी कि इंग्लिश की जो क्लासेस हैं या फिर पेपर 2 की जो क्लासेस है जनरल स्टडीज ऐसे और कॉम्प्रिहेंशंस की, वो आपकी होंगी हफ्ते में 2 बार, यानी कि फ्राइडे एंड सैटरडे। 2 बार क्लासेस होंगी इसकी, 2 टाइम्स अ वीक। ये भी आपकी सुबह 11 बजे से ही होगी, यानी कि क्वांट और रीजनिंग को छोड़ के आपका सारा का सारा पोर्शन जो है वो सुबह 11 बजे से होने वाला है। इसमें हम ऐसे, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, प्रिसाइज, रीडिंग, ग्रामर टॉपिक्स, ये सब कुछ जो है वो लाइव प्रैक्टिस के साथ करने वाले हैं। लाइव प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। लाइव प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स भी करने को दूंगा। वो सारे असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस शीट्स रहेंगी, ये रहेगा वो रहेगा, काफी कुछ इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो भाई चीता बैच बहुत शानदार होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है। इसमें अगर आप आएंगे, आप मेहनत करेंगे 4 महीने लग के, तो फिर भाई आपको सीआरपीएफ का एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। देखो यार, मैं पहले भी मल्टीपल टाइम्स ये कह चुका हूँ कि एफकेट जो है वो एकदम बिगिनर लेवल का एग्जामिनेशन। बिगिनर लेवल का एग्जामिनेशन ऐसे है कि भाई अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, है ना, आप एक सिंपल बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीटेक तो चलो छोड़िए, तो अगर आप इनके भी ग्रेजुएट है ना, तो आप एफकेट को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती मेहनत की। 10 से 15 दिन भी अगर आप ढंग से मेहनत कर देते हैं, तो आप एफकेट में आराम से 200 का स्कोर टच कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विथ योर स्ट्रेटेजी। है ना, आपकी स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं कोई बहुत भारी कमी है। लेकिन जब हम सीडीएस की बात करते हैं, तो सीडीएस में एक फिर भी पढ़ाई का एक लेवल होता है, आपको एक नॉलेज एक्सपेक्ट की जाती है, आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। इतने सारे लोग एग्जाम नहीं निकालते हैं, 6,500 के आसपास लोग ही एग्जाम निकालते हैं। एंड देन फिर फर्दर मेरिट में भी इश्यूज आते हैं, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रीम लाइनिंग हो जाती है। सिमिलरली हम सीएपीएफ की भी बात करें, तो सीएपीएफ यानी कि जो भी बंदा सीडीएस के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, उसको सीएपीएफ का एग्जाम भी देना चाहिए। है ना, क्यों? क्योंकि सीएपीएफ, सीडीएस का जो पूरा पेपर है जीके का, और सीएपीएफ का जो पेपर 1 है, ये दोनों के दोनों काफी हद तक कंबाइंड है, यानी कि दोनों के दोनों जो है काफी हद तक एक जैसे हैं। फिर सीडीएस की जिसने मैथ्स कर रखी है, उसके लिए क्वांट और रीजनिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जिसने सीडीएस की इंग्लिश की प्रिपरेशन भी कर रखी है, उसके लिए भी 50% काम हो चुका है। उसको बस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे वर्क करना पड़ता है, ऐसे पे, रिपोर्ट पे, बाकी सब चीजों पे 4-5 सेक्शंस पड़ जाते हैं, जिसपे उसको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। अदरवाइज ये पोर्शन भी उसका सॉर्टेड है ना। तो यानी कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और, तो फिर आप सीएपीएफ आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सीएपीएफ का एग्जाम आपके हाथों में रखा हुआ है, और ये इनेबल करने के लिए भाई आपके सामने है डिफेंस था। ठीक है, चीता सीएपीएफ एसी 2024 को आप ज्वाइन कीजिए। देखो भाई, साल में एक बार ही एग्जाम होता है ये। ठीक है, बार बार नहीं होता, सीडीएस की तरह 2 बार नहीं होता, साल में एक बार होता है, यानी कि एक बार ही चांस आपके पास में है। मल्टीपल टाइम आपको चांसेस नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने सीडीएस में, तो क्या होता है कि भाई अगर आपने सीडीएस फेल कर लिया, आप सीडीएस नहीं निकाल पाए, तो आप 6 महीने पीछे चले जाते। लेकिन भाई अगर आप सीएपीएफ जब आप फेल हो जाते हैं ना, तो आप इसमें पूरे 12 महीने पीछे चले जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप 12 महीने पीछे जाए। ठीक है, तो भाई इसमें एनरोल कैसे करना है? हमें चीता बैच में एनरोल करने के लिए सबसे पहले 8839961158, ये डिफेंस उस्ताद का व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए इसी नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आप अपना फुल नाम बताइए। फुल नाम बताने के बाद में आप अभी किस सिटी में हैं, करंट सिटी अपनी बताइए। आप किस क्लास में, तो नहीं भाई, या तो कॉलेज आ जाएगा, आप कॉलेज में क्या कर रहे हैं, आपकी करंट जॉब क्या है, ये बेसिक डिटेल्स आप मेरे साथ शेयर कीजिए, और फिर फर्दर प्रोसीजर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि भाई आपको इस बैच में कैसे इनरोल करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है, वो आ जाती है कोर्स फी। कोर्स फी भाई हमारे इस बैच की है 699 मात्र। मात्र नहीं कहूंगा भाई, मात्र नहीं कहूंगा, वो एकदम सरकास्टिक लगता है ना, वो थोड़ा मजाक उड़ाने वाला लगता है। मैं ये मानता हूँ कि कोर्स की फीस जो है वो वैल्यू के हिसाब से है, क्योंकि जब मैंने इसको लॉन्च किया था कल, तो कई लोगों ने बोला कि सर कोर्स की फीस थोड़ी सी ज्यादा है। तो देखो यार, आप 120
दिन का हार्डवर्क हमसे मांग रहे हैं। हम आपको 120 दिन का प्रॉपर हार्डवर्क देने वाले हैं, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो एक अच्छे सीएपीएफ के बैच में होना चाहिए। तो भाई 120 दिन का अगर हार्डवर्क आप हमसे मांग रहे हैं, तो उसके बदले में एक ठीक ठाक फीस हम भी डिजर्व करते हैं। देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक्चुअली ये तो अभी ऑफलाइन भी नहीं चल रहा है, हम इसको ऑनलाइन ही ऑपरेट करते हैं, है ना। अभी इसको ऑफलाइन कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है, इतना सेटअप भी नहीं है। तो देखो यार, जब ये इस लेवल की चीज है, तो बेसिकली हम लोगों को एक ऑप्टिमम फीस चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि हम आपको क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, हम आपको क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, हम आपको वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। ये जो स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा, या फिर अगर आप लैपटॉप पे देख रहे होंगे, लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप का तो यार ये 1/4 या 1/5 जो आपका पैसा है वही होता है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन चला रहे होंगे तो 15-20 हजार से कम का स्मार्टफोन आपके हाथ में नहीं होगा। 15-20 हजार को अगर हाफ कर लो और उसका भी आप तकरीबन कर लेते हैं, तो भाई 7 हजार तो हमारा हो ही जा रहा है। तो भाई 6,999 इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं होती है। अब एक बंदे ने पूछा कि सर आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति किसकी खराब हो, क्या किया जाए। तो देखो, मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही ना होम ट्यूशंस देना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। और मैं कोई बहुत बड़ी सिटी में नहीं था, ग्वालियर में था। ग्वालियर इतनी बड़ी सिटी भी नहीं है। होम ट्यूशंस देने स्टार्ट कर दिए थे। महीने में 2012 के टाइम में मुझे एक होम ट्यूशन से 3,000 रुपये मिल जाता। ठीक है। सेविंग्स की, खुद से हमने फोन खरीदे, खुद से हमने काफी सारे खर्चे भी उठाए, क्योंकि मैं होम ट्यूशन देता था। बाद में मैंने 2 होम ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे, तो महीने के 6-7 हजार रुपये मुझे मिल जाते। इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें मैं करता रहा। तो बिलीव मी, आजकल तो ऑनलाइन इंटरनेट इतना सारा कुछ है, इतने सारे रिसोर्सेज आपके पास में, इतनी सारी चीजें आप कर सकते हैं। 7,000 रुपये इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है, तो भी आप मल्टीपल चीजों से ये रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। आप होम ट्यूशंस के थ्रू कर सकते हैं, आप कोई छोटे मोटे इंटर्नशिप्स कर रहे हो उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर ऐसी कोई भी चीज हो सकती है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आप रील्स नहीं देख रहे हैं ना, अगर आप रील्स के लिए एडिक्टेड नहीं है, तो आप ये पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक के लिए एडिक्टेड नहीं है, स्नैपचैट के लिए मैं एडिक्टिव नहीं है ना, आप दुनिया भर की वीडियोस दिन भर देखने में एडिक्टिव नहीं है कि भाई ये वीडियोस ही मुझे देखने हैं, तो फिर आप कर सकते हो। यानी कि आपके दिमाग में कुछ कंस्ट्रक्टिव चलता हो, आपके दिमाग में ये बात चलती है कि भाई मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने कैरियर को कुछ बनाना है। तो भाई अगर आपको अपना कैरियर बनाना है, तो आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा सेल्फ स्टडी का वेलकम करता हूँ, और आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, जो मेरे बस में हुआ मैं वो हेल्प करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आप सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको 120 दिन में एग्जाम निकालना है, जिनको एक स्ट्रीम्ड लाइन सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करनी है, जिनके पास शायद टाइम की कमी हो, या फिर जिन्होंने पहले अटेम्प्ट कर लिया हो और अब उनको लगता हो कि भाई सेल्फ स्टडी से उनका नहीं निकल पा रहा है, तो वो उसके लिए डिफेंस स्टाफ पे आ सकते हैं। डिफेंस स्टाफ उनकी हर संभव मदद करेगा इस एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है। लेकिन जिस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, उस वैल्यू के साथ, यानी कि फीस के साथ आपको और क्या लाना पड़ेगा? फीस के साथ आपको अपना डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। बिना डिसिप्लिन के भाई एग्जाम नहीं निकलवा सकता ना मैं। आप मुझे फीस दे दीजिए, फीस मेरे पास आ जाएगी, लेकिन अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं करेंगे, तो फिर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप शीट्स को सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आप कीप अप नहीं करेंगे सिलेबस के साथ में, तो भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप इन दी एंड एकदम से आते हैं कि सर 2 महीने होगा, 2 महीने से मैंने कोई क्लासेस नहीं की, अब 1 महीना बचा है, एग्जाम निकलवा दो, तो नहीं। मैं आपको जो होमवर्क दूंगा, मैं आपको जो असाइनमेंट दूंगा, वो आपको करने हैं, वो आपको डेडलाइन के अंदर करने हैं। देखो भाई, कमिटमेंट तो चाहिए ना, डिसिप्लिन तो चाहिए ना। सिर्फ फीस देने से थोड़ी काम चलेगा। डिसिप्लिन नहीं दोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। और मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट खराब, रिजल्ट तो खराब होता ही होता है, लेकिन आपका खुद का टाइम जाता है भाई, आपका टाइम, आपके एफर्ट्स जाते हैं, है ना। आपने जो पेड़ उठाया है, आपके जो पेरेंट्स की, आपके घर वालों की जो एक्सपेक्टेशंस है, उनको बर्बाद किया है। ये सब चीजें क्या होती हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है। ये ना एक मिडिल क्लास लड़के पे और लड़कियों पे बहुत बोझ छिटा होती है। तो मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, मैं भी जानता हूँ आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस को, आप लोगों के दर्द को, एफर्ट्स को, सब चीज़ों को समझता हूँ भाई। मैं कोई बहुत ज़्यादा जीनियस भी नहीं हूँ, पढ़ाई में भी मैं एवरेज ही रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई में भी मैं बहुत कुछ खास नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ, ये चीज़ मुझे पता है। मैंने ना अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। मैंने अपने जो एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं, जो बाकी चीज़ें की है, मैंने 11 बार एसएसबी दिए हैं, 6 बार सीडीएस निकाला है, एफकेट निकाला है मैंने 5 बार। ठीक है। अब क्योंकि भाई सीएमपीएफ मैंने दिया नहीं था उस टाइम पे, मेरा ना सीएमपीएफ में जाने का मन नहीं था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो 4-5 सालों से पढ़ा रहा हूँ,
उससे मुझे ये समझ में आया है कि भाई हाँ, CAPF का जो मैंने एनालिसिस किया है, जो चीज़ों को मैंने देखा है, तो मुझे पता है कि भाई इसको मैं आराम से कंडक्ट कर सकता हूँ। इस कोर्स के लिए मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। तो भाई अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, सब कुछ आप लोगों को एक अच्छे बैच में आना है। तो भाई उसके लिए ये फीस ज़्यादा नहीं है, उसके लिए ये टाइम भी ज़्यादा नहीं है। 120 दिन यानी कि 4 महीने का डेडिकेशन चाहिए, और 4 महीने के डेडिकेशन में ये एग्जाम आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो दिल में अगर वो जो उमंग है, तरंग है, जो डिसिप्लिन है कि भाई जो एग्जाम निकालने के लिए आपके दिमाग में आपने एक चीज बना रखी है कि भाई UPSC CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू मुझे जाना ही जाना है ना। तो भाई 4 महीने बाकी है, 4.5 महीने है। हमारा बैच जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट टू एनरोल है 15 अप्रैल। ठीक है, बैच तो देखो भाई हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई अगर आपको क्लासेस नहीं छोड़नी है तो आप 1 अप्रैल से पहले पहले ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन 2 हफ्ते का एक्सटेंशन फिर भी देंगे क्योंकि हमने एनरोलमेंट ले स्टार्ट किया है। तो भाई 15 अप्रैल को लास्ट डेट होगी, उसके बाद आपको कोई भी बैच में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो यार मैं ऐसा काम नहीं कर पाता कि मैं ना उस चीज़ को स्ट्रेच करता जाऊँ, मुझे पता भी रहे कि भाई बच्चा कीप अप नहीं कर पाएगा, 2 महीने बाद कोई ज्वाइन कर रहा है तो वो क्या कीप अप करेगा। लेकिन नहीं भाई, वो चीज़ नहीं। आप बैच में तभी ज्वाइन हुई है जब आप निश्चित टाइम फ्रेम में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी हो गई। उसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि भाई आपके पास में सिंपली पेपर 1 और पेपर 2 के लिए 120 दिन रहेंगे। 120 दिन में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते। CAPF निकालना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। डेडिकेशन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, हार्डवर्क चाहिए। ये सब जब आप पुट करेंगे तो भाई आप एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही बातें आपको बतानी थी, यही आपको डाउट्स क्लियर करने थे। और जैसा मैंने बताया, आप 8839961158 पर व्हाट्सएप करके डिटेल्स इस कोर्स की ले सकते हैं। बाकी सब कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। कुछ और भी डाउट आता है तो भाई आप यहीं पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम अवेलेबल एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो भाई ठीक है, सी यू इन दिस बैच। इस बैच में मैं आपको देखूंगा, हम पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत कुछ करना है भाई, आपस में समझेंगे। दैट्स इट। ओके गाइस, जय हिंद टू यू।